नमस्कार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आज ये शब्द हर जगह है, लेकिन ये यहाँ तक पहुँचा कैसे? इसकी कहानी ना बहुत दिलचस्प है। ये एक ऐसे सफर की कहानी है जो शुरू हुई थी कुछ सीधे साधे नियमों से और आज पहुँच चुकी है ऐसे कमाल के सिस्टम्स तक जो सोच सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं और हाँ, सीख भी सकते हैं। तो चलिए आज इसी रोमांचक कहानी की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। आजकल तो ऐसा लगता है कि हर चीज एआई है ना? मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, भारी भरकम शब्द। ये जो मजेदार कोट है, ये आज के माहौल पर एकदम फिट बैठता है। कभी-कभी बहुत मामूली सी चीज को भी बड़ा फैंसी नाम दे दिया जाता है। पर मजे की बात यह है कि एआई की असली कहानी, इसका जो मूल आइडिया है, वो बहुत ही बुनियादी था। ये हमेशा से इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। एआई की पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें दो तरीकों का फर्क समझना होगा। पहला है रूल बेस्ड सिस्टम। सोचिए ये एक रेसिपी बुक की तरह है। कंप्यूटर को साफ साफ बता दिया जाता है, अगर ये हो तो वो करो। मतलब हर कदम पहले से तय है। लेकिन असल दुनिया रेसिपी बुक की तरह तो चलती नहीं है ना, इसीलिए ये तरीका बहुत लिमिटेड था। और फिर आया दूसरा तरीका, मशीन लर्निंग। इसमें कंप्यूटर को कोई रेसिपी बुक नहीं दी जाती, उसे बस ढेर सारा डेटा, मतलब हजारों तस्वीरें या टेक्स्ट दे दिया जाता है और कहा जाता है जाओ खुद सीखो। और यहीं से असली क्रांति की शुरुआत हुई। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, टाइम में थोड़ा पीछे, उस दौर में जब एआई का ख्याल अभी नया नया था और सोचने वाली मशीनें बस एक सपना लगती थीं। तो आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या चीज? देखिए, इसका मकसद बहुत सीधा साधा है। ऐसी मशीनें बनाना जो इंसानी दिमाग की तरह सोच सकें, सीख सकें और मुश्किलों को हल कर सकें। और जानते हैं इस बड़े से सपने को अपना ऑफिशियल नाम कब मिला? 1956 में एक खास वर्कशॉप में, और नाम रखा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बस वही पल था जब इस सपने को एक पहचान मिली। शुरुआती साल तो जबरदस्त जोश और उम्मीदों से भरे थे। सोचिए 1950 में एलन ट्यूरिंग ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या मशीनें सोच सकती हैं? फिर 1956 में एआई को अपना नाम मिल गया और उसके बाद 60s और 70s के दशक में हमें डेंड्राल और माइसिन जैसे पहले एक्सपर्ट सिस्टम देखने को मिले। ये ऐसे प्रोग्राम थे जिन्हें किसी एक खास काम में महारत हासिल थी। तो सवाल ये है कि ये एक्सपर्ट सिस्टम आखिर थे क्या? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे किसी एक फील्ड के सारे नियम कानून रटा दिए गए हैं। जैसे किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को अपनी फील्ड की हर बात पता होती है। ये सिस्टम अपने काम में तो एकदम माहिर थे, पर इनकी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। जैसे एक दिल का डॉक्टर हड्डी की बीमारी नहीं समझ सकता, वैसे ही ये सिस्टम अपने दायरे से बाहर बिल्कुल कुछ नहीं जानते थे, एकदम जीरो। लेकिन शुरुआती गर्मी के बाद कहानी में एक ठंडा दौर आया। एक ऐसा वक्त जब एआई से जुड़ी सारी बड़ी बड़ी उम्मीदें टूटने लगीं। इस दौर को नाम दिया गया एआई विंटर्स, एआई की सर्दियां, जब सारी रिसर्च ठप पड़ गई और प्रोजेक्ट्स को मिलने वाली फंडिंग वो भी जम गई। जो सपना कुछ साल पहले आसमान छू रहा था, वो अब जमीन पर आ चुका था और सबको ये धीरे धीरे समझ आने लगा था कि सोचने वाली मशीनें बनाना भाई ये उतना आसान काम नहीं है जितना सबने सोच लिया था। अब इस ठहराव के पीछे ना 3 बड़ी वजह थीं। पहली, वादे कुछ ज्यादा ही बड़े कर दिए गए थे। उस वक्त की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड थी ही नहीं कि उन्हें पूरा कर पाती। दूसरी वजह, ये जो रूल बेस्ड सिस्टम थे, ये असल दुनिया की उलझनों के लिए बने ही नहीं थे। जरा सा कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ और ये फेल हो जाते थे। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह, जब नतीजे नहीं दिखे तो जाहिर है सरकारों और कंपनियों ने अपनी जेबें बंद कर ली, फंडिंग एकदम रुक गई। लेकिन जैसा कहते हैं हर रात के बाद सुबह होती है। दशकों की इस खामोशी के बाद उम्मीद की एक नई किरण दिखी। एक ऐसा साल आया जो एआई के लिए एक टर्निंग पॉइंट बना, जिसने साबित कर दिया कि ये सर्दियां हमेशा नहीं रहेंगी। और वो साल था 1997। ये सिर्फ एक शतरंज का मैच नहीं था, नहीं, ये इंसान और मशीन की दिमागी जंग का प्रतीक बन गया। जब आईबीएम के सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने उस वक्त के वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्परोव जैसे दिग्गज को हराया, तो पूरी दुनिया ने देखा कि एआई सिर्फ किताबों की बातें नहीं है, ये हकीकत में इंसानी दिमाग को टक्कर दे सकता है। और बस इस एक जीत ने एआई में रुकी हुई सारी दिलचस्पी और पैसा सब कुछ वापस ला दिया। डीप ब्लू की जीत ने उम्मीद तो जगा दी थी,
पर असली तूफान तो अभी आना बाकी था, और ये आया 2000 के दशक में। इसे हम कहते हैं डीप लर्निंग रेवोल्यूशन। ये वो दौर था जब सही टेक्नोलॉजी, ढेर सारा डेटा और नए-नए आइडियाज, ये सब एक साथ आ गए। एक परफेक्ट स्टॉर्म जिसने मॉडर्न एआई की नींव रखी। इस क्रांति के पीछे कह सकते हैं 3 बड़े हीरो थे। पहला, बिग डेटा। इंटरनेट की वजह से एआई को सिखाने के लिए हमारे पास इतना डेटा आ गया जितना पहले कभी नहीं था। दूसरा, पावरफुल हार्डवेयर। मजे की बात यह है कि गेमिंग के लिए बनी जो ग्राफिक्स कार्ड थे यानी जीपीयूज, वो एआई को ट्रेन करने के लिए किसी वरदान से कम नहीं थे। और तीसरा, नए और बेहतर एल्गोरिदम्स। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिली तो वो हुआ जो पहले नामुमकिन सा लगता था। और फिर आया साल 2012, एक ऐसा साल जिसने डीप लर्निंग की असली ताकत दुनिया को दिखाई और एआई की स्पीड को एक नए गियर में डाल दिया। 2012 में एक कंपटीशन हुआ, इमेजनेट चैलेंज। इसमें एआई मॉडल्स को लाखों तस्वीरें पहचाननी होती थी और एलेक्सनेट नाम के एक मॉडल ने इसमें ऐसी जबरदस्त जीत हासिल की, मतलब बाकी सबको बहुत पीछे छोड़ दिया, कि उसने रातों रात कंप्यूटर विजन की पूरी फील्ड को ही बदल कर रख दिया। ये वो पल था जब दुनिया को समझ आया कि डीप लर्निंग में कितना दम है। अच्छा, तो एआई ने तस्वीरें पहचानना तो सीख लिया, लेकिन अगला बड़ा चैलेंज क्या था? वो था इंसानी भाषा को समझना, उसकी बारीकियों को, उसके कॉन्टेक्स्ट को। और इस फील्ड में जो सबसे बड़ा मोड़ आया वो था साल 2017। 2017 में एक नया आर्किटेक्चर पेश किया गया जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मर। इसकी सबसे खास बात थी अटेंशन मैकेनिज्म। अब ये क्या है? आसान भाषा में समझे तो इसने एआई को ये सिखाया कि किसी भी वाक्य में किन शब्दों पर ज्यादा ध्यान देना है, मतलब कॉन्टेक्स्ट को समझना, ठीक वैसे ही जैसे हम बात करते हुए समझते हैं। और इस एक चीज ने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और इसी ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर से जन्म हुआ एक बिल्कुल नए तरह के एआई का, जेनरेटिव एआई। ये वो एआई है जो सिर्फ पुरानी जानकारी को समझता नहीं, बल्कि कुछ नया बना सकता है। ओरिजिनल कंटेंट, कविता लिख सकता है, तस्वीरें बना सकता है, यहाँ तक कि कोड भी लिख सकता है। ये एक गेम चेंजर था। और इसके बाद तो जैसे एक धमाका सा हो गया। 2020 में आया GPT-3, जिसने इंसानों जैसा टेक्स्ट लिखकर सबको हैरान कर दिया। फिर 2022 में डाली 2 ने टेक्स्ट से तस्वीरें बनाई, और चैट जीपीटी ने तो खैर उसने तो पूरी दुनिया में तहलका ही मचा दिया। और अब 2024 में सोरा जैसे मॉडल्स हैं जो सिर्फ टेक्स्ट से रियलिस्टिक वीडियो बना रहे हैं। मतलब जो कल तक साइंस फिक्शन था वो आज हमारी हकीकत बन चुका है। तो हमने एआई का अतीत देख लिया और उसका आज तो हम जी ही रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? भविष्य की किताब में इस कहानी का अगला चैप्टर क्या है? आने वाले 10 सालों के लिए जो लक्ष्य हैं वो बहुत बड़े हैं। बात हो रही है एजेंटिक एआई की, मतलब ऐसे पर्सनल असिस्टेंट्स जो खुद ब खुद हमारे काम निपटा देंगे। साइंस में एआई नई नई खोजों को बहुत तेजी देगा, चाहे वो दवाइयां हो या क्लीन एनर्जी। और फिर एक सबसे बड़ा सपना है एजीआई, यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। एक ऐसा एआई जो किसी भी काम को इंसानों जितनी या उससे बेहतर समझदारी से कर सके। और तो और न्यूरल लिंक जैसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस हमारे सोचने के तरीके को ही बदल सकते हैं। तो ये था एआई का सफर, कुछ सीधे साधे नियमों से शुरू होकर एक जबरदस्त क्रांति तक का। आगे का रास्ता रोमांचक भी है और थोड़ा अनिश्चित भी। पर आखिर में सबसे बड़ा सवाल टेक्नोलॉजी का नहीं है, सवाल हमारा है कि हम इंसान इस जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल कैसे करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। हमारे साथ इस सफर पर चलने के लिए धन्यवाद।